दुनिया परमाणु बम से होने वाले संभावित विनाश को बखूबी समझती है और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर तो इसके दंश को झेल भी चुके हैं। हालांकि साल 2011 में जापान का फुकुशिमा शहर भी परमाणु रिएक्टर के विफल होने के बाद इसके रेडिएशन के खतरों का सामना कर चुका है। वहीं साल 1986 में सोवियत संघ के चेरनोबिल हादसे ने मानो दुनिया को अंदर तक हिला दिया था। एक अनुमान के मुताबिक इस हादसे की वजह से करीब 1,25,000 लोग मारे गए थे। हालांकि मौत के स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद मानवतावादियों ने आस लगाई थी कि शायद अब दुनिया भर में परमाणु हथियार बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीद के मुताबिक ऐसा हो न सका। दुनिया भर के देश आज भी परमाणु हथियारों को जमा करने की होड़ में लगे हुए हैं और ऐसे देशों की सूची में एक नाम ताइवान का आता है। दरअसल ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है, जबकि चीन इसे अपना अभिन्न हिस्सा बताता है और इसी उठापटक के चलते ताइवान चीन से हमेशा एक स्थायी खतरा महसूस करता है और यही वजह है कि वो खुद की सुरक्षा को चाक चौबंद करना चाहता है। इसके लिए वो खुद के पास परमाणु हथियार होना जरूरी समझता है। हालांकि पिछले करीब 6 दशक में उसे निराशा ही हाथ लगी है। इसमें अमेरिका की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, लेकिन अब प्रशांत क्षेत्र में इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि क्या अमेरिका को ताइवान को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी परमाणु छत्रछाया में शामिल करना चाहिए या नहीं। दरअसल ये बहस ताइवान के विधायी सत्र में दिए गए एक सवाल के जवाब के बाद छिड़ी है। ताइवान की विदेश और राष्ट्रीय रक्षा समिति में एक सदस्य के सवाल पर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने पहली बार पुष्टि की है कि ताइवान और अमेरिका परमाणु हथियार से संबंधित रणनीति पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनके मुताबिक ये रणनीति द्वीप पर परमाणु हथियारों की मेजबानी करने के लिए नहीं है, बल्कि अगर द्वीप किसी परमाणु हमले की चपेट में आता है तो इस पर अमेरिका की ओर से परमाणु हथियार की जवाबी कार्रवाई को लेकर है। हालांकि इस दावे पर अमेरिका की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब इसलिए सवाल है कि ताइवान के इस दावे में कितनी सच्चाई है, साथ ही क्या अमेरिका को ताइवान को अपनी परमाणु छत्रछाया में लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो इसके प्रशांत क्षेत्र पर क्या असर होंगे। ऐसे ही दूसरे सवालों को हम इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले ताइवान के परमाणु कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। असल में ताइवान ने अपने परमाणु हथियार विकसित करने की संभावनाओं की तलाश 1960 के दशक में शुरू कर दी थी। इस दशक की शुरुआत में चीन द्वारा लोपनूर में अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था, जिसके चलते ताइवान को खुद के स्वतंत्र अस्तित्व की चिंता हो गई थी और इससे बचने के उपाय के रूप में उसने परमाणु हथियार विकसित करने में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि इससे पहले चियांग काई शेक के नेतृत्व में साल 1956 में राष्ट्रीय सिंघुआ विश्वविद्यालय में अपना पहला परमाणु रिएक्टर बनाया था। इसके बाद ताइवान ने अपने परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। इसके अगले साल 1960 के अंत में ताइवान ने परमाणु ऊर्जा सुविधाओं की खरीद और संचालन के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद अक्टूबर 1964 में इसने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे राष्ट्रपति चियांग काई शेक के आदेश के बाद अंजाम दिया गया था। इस कार्यक्रम को और ज्यादा गति देने के लिए चुंगशान विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। इसे बड़े पैमाने पर परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक और मिसाइल क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सेना द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसने 1970 के दशक में अपने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम पैदा करने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते साल 1976 में ताइवान को अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम बंद करना पड़ा। हालांकि ये खुफिया तरीके से 1980 के दशक तक जारी रहा। इस दौरान ताइवान ने न्यूक्लियर रिएक्शन में सफलता हासिल कर ली थी। इससे ये परमाणु ताकत हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुका था। माना जाता है कि उस वक्त ताइवान परमाणु बम बनाने में महज 1 या 2 साल दूर था, लेकिन जब इस बात का पता दुनिया को लगा तो ताइवान को नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने परमाणु रिएक्टर को नष्ट करना पड़ा। अगर देखा जाए तो ताइवान का परमाणु क्षमताओं को हासिल करने का निर्णय एक चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक संदर्भ में आत्मरक्षा के साधन के रूप में रणनीतिक जरूरत से प्रेरित था और चीन का पहला परमाणु परीक्षण इसका एक बड़ा कारक था। हालांकि ताइवान को इसकी वजह से बड़े पैमाने पर खामियाजा भुगतना पड़ा था।
इसमें 1970 के दशक के दौरान ताइवान ने कई राजनयिक असफलताओं का अनुभव किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में अपनी सीट खोना और अमेरिका द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना शामिल था। अमेरिका ताइवान को राजनयिक मान्यता या स्पष्ट सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था। इसकी बजाय उसने ताइवान के परमाणु कार्यक्रम का भी कड़ा विरोध किया। इस तरह ताइवान अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग पड़ गया था और इससे ताइवान चीन द्वारा हड़पने के लिए अति संवेदनशील बन गया था, जो न तो ताइवान के और न ही अमेरिका के हित में था। अब इस लिहाज से सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ताइवान को अमेरिका अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत क्यों रखे। अगर इस सवाल की पृष्ठभूमि पर जाएं, तो साल 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर ने से गुड बाय टू ताइवान नाम से एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि अगर भविष्य में चीन तुलनात्मक रूप से ज्यादा शक्तिशाली हो गया या ताइवान और अमेरिका के खिलाफ शक्ति संतुलन तेजी से बदल गया, तो ऐसे में चीन के निरंतर उदय के सामने ताइवान को अपनी वर्तमान वास्तविक स्वतंत्र स्थिति को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही उसे हांगकांग की तरह खुद के अस्तित्व की राह भी तलाशनी होगी। इसमें आगे कहा गया है कि अगर ताइवान ऐसा नहीं करता है तो चीन उस पर बलपूर्वक कब्जा कर लेगा। हालांकि ताइवान पर चीन के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें एक विकल्प ये है कि ताइवान को या तो अमेरिकी परमाणु छत्र के नीचे शामिल किया जाना चाहिए या फिर दूसरे विकल्प के रूप में उसके पास खुद के परमाणु हथियार होने चाहिए। हालांकि इसमें बाद वाले विकल्प को अमेरिका पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। इस पर अभी भी शक की चादर पड़ी हुई है। असल में अमेरिकी परमाणु छत्र के तहत ताइवान को शामिल करना ताइवान और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इससे चीन को एक सख्त संकेत जाएगा कि अमेरिका क्षेत्र में अपने सहयोगियों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान के प्रति किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। ये संभावित चीनी आक्रामकता के खिलाफ सुरक्षा की दीवार को मजबूत करेगा, साथ ही इससे क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका को ताइवान पर परमाणु हमले से सुरक्षा की गारंटी या ऐसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई का भरोसा देना एक व्यावहारिक और बेहतर विकल्प होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ताइवान किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल करने की जुगत में लगा रहेगा, जो कि क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा देगा। और परमाणु अप्रसार के दौर में अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए भी चिंताजनक बात होगी। तो आज की चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। ताइवान को चीनी खतरे से सुरक्षित रखने में परमाणु हथियार एक अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ताइवान का परमाणु हथियार संपन्न होने से कहीं अधिक उसे किसी अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश के साथ मिलना तार्किक होगा। इस कथन की विवेचना कीजिए।